हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है, क्लोनिंग नाम से ही पता चल रहा है, यानी क्लोन बनाएगा, अपने जैसी सेम कॉपीज का फॉर्म होना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी स्टडी किया था, वेक्टर मींस क्या होता है, हम जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर पढ़ते हैं वो एज अ टैक्सी की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए होता है उसे होस्ट सेल में ले जाने का काम कौन करता है, उसे ले जाने का काम करता है हमारा वेक्टर। ठीक है, एंड इस वेक्टर को हमने क्या बोला था, एज अ टैक्सी। क्यों टैक्सी? क्योंकि ये हमारे डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को ले जाने का काम कर रहा है, कहां पे, होस्ट सेल में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर ले जाने के लिए एंड यहाँ पे क्लोनिंग यानी कि मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमारे एक वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या फीचर्स होने चाहिए, वन बाय वन देखते हैं इन फीचर्स को। एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला जो क्लोनिंग वेक्टर का एक आइडियल फीचर होता है वो होता है इसका साइज। क्या होना चाहिए, ये स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, ताकि इजीली हम क्या कर सके, इसको यूज कर सके, बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, क्या हो, छोटा हो, स्मॉल साइज हो, यूज करने में आसान हो। ठीक है, दूसरा, इसका जो कॉपी नंबर हो वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, क्यों, जितने ज्यादा कॉपी ही बनाएगा उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, क्या होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, यानी कि क्या हो, हम जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं उससे क्या हो, इजीली कट हो जाए। ठीक है, एक वेक्टर में हम डिफरेंट तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके उसको कट कर ले, लेकिन क्या है, एक बार में हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं ताकि क्या हो, जो हमारा ये क्लोनिंग वेक्टर है वो एक ही जगह से कट हो। ठीक है, एक ही जगह से कट हो कि क्या होगा, हमारा जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए होगा वो वहां पे अटैच होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। क्या होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ये वो साइट है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ORI। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब हमने क्या किया, हमने अपनी जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था, हमारा फॉरेन डीएनए था, उसे वेक्टर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, होस्ट सेल में भेज दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए एंड हमारा वेक्टर डीएनए को अटैच करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। कोई तो तरीका होगा ना इसे पता करने का, कुछ तो हमें ऐसा चाहिए होगा जिससे हमें पता चले कि ये हमारी जो सेल है ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मार्कर, यानी कुछ ऐसा मार्क कर रहा है। अब मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिख रही हूं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मार्क किया है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो क्या, कुछ ऐसा मार्क, कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी सेल जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दो मेथड्स हम यूज करते हैं वो सबसे पहला मेथड है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
जीन। ठीक है, सेकेंड हम यूज करते हैं एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन लाइक लैक जेड जीन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, हमारे दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारी सेल क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी कर रही है या नहीं कर रही है। इसे अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एक एग्जांपल आता है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, वो है हमारा PBR 322। ठीक है, PBR 322। ठीक है, ये क्या है, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए। ठीक है, यानी कि हमने डिफरेंट सोर्सेस से क्या किया, डीएनए के पीसेस को कलेक्ट किया एंड हमने क्या किया, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके ये क्या बनाया, हमने अपना वेक्टर फॉर्म किया। ठीक है, इसके अगर कॉपी क्लोनिंग नंबर या फिर कॉपी नंबर की हम बात करें तो ये 20 to 30 कॉपीज पर सेल बनाता है। ठीक है, इसके नाम की अगर बात करें कि ये जो हमने नेम इसको दिया है PBR 322, ये कहां से आया, ये कहां से आया, यहाँ पे जो हम P यूज करते हैं वो यूज आया फ्रॉम प्लाज्मिड। ठीक है, जो BR है ये इसे बनाने वाले दो जो साइंटिस्ट वर्कर थे उनसे, उनके नाम से लिया गया है। ठीक है, पहला बॉलीवर एंड दूसरा रॉड्रिगस। ठीक है, एंड 322 क्या है, सेम लेबोरेटरी में हमने इसे नंबर दिया है ताकि ये एक दूसरे से हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग या फिर नेमिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो PBR 322 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको इसको कैसे याद करना है, जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो एक वेक्टर होना चाहिए उसके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहला उसके पास होना चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से वो क्या कर सके, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके और रेप्लिकेट कर सके। तो ठीक यहाँ पे भी हमारा क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड हमने बात करी थी इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक इसके पास भी क्या है, अपने सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में यहाँ पे हमारे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज होते हैं। पहला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा हमारा आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने रेजिस्टेंट जीन है, हमारे यहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करने के लिए डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, लेकिन वन टाइम पे हम क्या करते हैं, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा जो कट लगे वो एक ही जगह से लगे, एक ही कट लगे, ताकि वहां पे हम अपने फॉरेन डीएनए को अटैच कर सकें। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, PBR 322। इसे याद करने का तरीका क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में इसे प्रिपेयर ही नहीं करके जाते हैं डायग्राम को। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसको रटना नहीं है, सिंपल आपको इसे अपनी नोटबुक में मल्टीपल टाइम ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, आप 5 से 6 बार इसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मेन बातें क्या याद रखनी है कि इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी। यहाँ पे अगर हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करें तो कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स इस PBR 322 के पास है, तो इसे काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक बहुत अच्छा हमारा क्लोनिंग वेक्टर तैयार करती है।
ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है PBR 322। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है फॉर क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आपका TI प्लाज्मिड। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये कहां से हम ऑब्टेन करते हैं, सॉरी डिस्कवरी नहीं, ये हम कहां से लेते हैं, किस सेल से, किस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो ये हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन नाम के बैक्टीरिया से ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्या होता था, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन है ये क्या करता है, अपने डीएनए को, जिसे बोलते हैं टीडीएनए, ये क्या करता है, अपना टीडीएनए को प्लांट सेल में क्या करता है, इंसर्ट करता है। कहा करता है, प्लांट सेल में इंसर्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये प्लांट सेल के डीएनए के साथ इतनी अच्छी तरीके से बाइंड करता है कि क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करना शुरू हो जाता है जो प्लांट सेल में ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर क्या होता है, सेल्स का एक बंच। ठीक है, सेल क्या करती है, लगातार डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से क्या करता है, सेल को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और अपने लिए केमिकल्स को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इसकी यही खासियत को देखते हुए हमने क्या किया, इस TI प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से कलेक्ट किया। ठीक है, इसके पैथोजेनिक इफेक्ट को खत्म किया और अपने एज अ वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर की तरह हमने इसे यूज किया, क्योंकि ये इजीली क्या करता है, प्लांट सेल में अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें अगर क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल, तो यहां पे हम जो यूज करते हैं एनिमल सेल के लिए वो होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस का क्या काम होता है, रेट्रोवायरस क्या करता है, एनिमल सेल में कैंसर कॉज करता है। और कैंसर क्या होता है, अगेन सेल का मल्टीपल डिवीजन होना। ठीक है, सेल का बंच बन जाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनिमल सेल में कैंसर कॉज करता है। ठीक है, बहुत इजीली ये क्या करता है, हमारी एनिमल सेल में इंजेक्ट हो जाता है और वहां पे कैंसर कॉज करता है। इसकी यही खासियत देखते हुए कि ये क्या कर रहा है, इजीली अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर रहा है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। इसी खासियत को देखते हुए हमने क्या किया, इसको एनिमल सेल के लिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया। बट इसको एज इट इज यूज ना करके हमने क्या किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। ठीक है, जिससे ये क्या करे, पैथोजेनिक इफेक्ट इसका कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल सेल के लिए हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम स्टडी करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, दैट इज लेग जीन के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर मेथड यूज करेंगे वो हम करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जब हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं तो होता क्या है, ये हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, जैसे कि इस PBR 322 में प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल वेक्टर
ठीक है। अब इस एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग वेक्टर को जब हम क्या करते हैं, एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराते हैं जिसके पास एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों ही क्या है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके पास क्या है, एम्पिसिलिन, मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, ऐसे मीडियम में जब हम एक नॉर्मल वेक्टर को ग्रो करवाते हैं जिसके पास एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों ही एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो क्या ये नॉर्मल वेक्टर इस मीडियम में ग्रो करेगा? बिल्कुल ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर के पास एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? शो नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, ऐसी सेल क्या करेंगी? नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, एक ऐसा वेक्टर है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, एंड जो हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी वहां पे हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए या फिर डीएनए अटैच कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसकी साइड पे, ठीक है, हमने क्या किया, एक डीएनए का पीस अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये किस तरीके का डीएनए हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए अटैच कर दिया। ठीक है, नाउ इस सेल में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब हमें देखना है कि क्या ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ अटैच कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये जो हमारी सेल है जिसमें हमने इस डीएनए को ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किया, रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया। नाउ अब हमें पता करना है कि जिन सेल्स के अंदर हमने इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया, क्या वो रिकॉम्बिनेंट हो चुकी है? क्या ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये उसमें चला गया है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है उसे एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाते हैं, जिसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। ठीक है, मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो अब सवाल आता है, क्या ये हमारी जो रिकॉम्बिनेंट सेल है इस मीडियम में, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगी? बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या करेंगी, ट्रांसफॉर्मेंट्स शो नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, क्यों ग्रो कर रही है ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम में भी? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर हम इस सेल को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर करें, जिसके पास, ऐसे मीडियम में ग्रो करें मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल को हमने एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी।
ठीक है, तो अब सवाल आता है क्या इस मीडियम में ये रिकॉम्बिनेंट सेल ग्रो करेगी? ठीक है, तो आंसर है, आपका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उस पे हमने अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए अटैच किया, जिसकी वजह से जो इसके लिए, इसका टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंट था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पाई। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। ट्रांसफॉर्मेंट्स डाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सी हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है ये कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, नंबर्स ऑफ प्लेटिंग्स करनी पड़ती है, डिफरेंट प्लेटिंग करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है बार बार प्लेटिंग, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस मेथड को हम ऑप्ट ना करके हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, एंड जो यहाँ पे हम एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन यूज करते हैं वो आपका होता है लैक-जेड जीन। तो होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, माना कि हमारा एक नॉर्मल डीएनए है, क्या है, नॉर्मल डीएनए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, इसके पास एक जीन है जिसे हम बोलते हैं लैक-जेड जीन। तो होता क्या है, ये जो हमारा लैक-जेड जीन है, इस नॉर्मल सेल में ये लैक-जेड जीन क्या करता है, लैक-जेड जीन क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट में जब रखा जाता है तो ये लैक-जेड जीन क्या करता है, कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, जो कि इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में क्या करता है, ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, फिर से समझते हैं, ये हमारा एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। इसके पास क्या है, एक जीन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं लैक-जेड जीन। इस लैक-जेड जीन का काम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करना। जब ये वेक्टर कंटेनिंग सेल को हम एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाते हैं जिसके पास क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो क्या होता है, ये सेल्स जो जिनके पास एक नॉर्मल वेक्टर प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, ये जो लैक-जेड जीन जो हमारा था, यहां पे हमने क्या किया, अपना
डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए अटैच कर दिया, डीएनए अटैच, ठीक है। हमने क्या किया, इस वेक्टर में अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए अटैच कर दिया, कौन सी साइड पे, जहां पे लेग साइड जीन प्रेजेंट था। अब क्या हुआ, यहां पे हमारा लेग साइड जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट सेल, नो लेग जेड जीन, यानी कि नो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस। एंड जब हम इसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में ग्रो करवाएंगे तो यहां पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी, कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म, या फिर व्हाइट कॉलोनीज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए कि कौन सी कॉलोनीज क्या हो रही है, ब्लू कलर की है, और एंड कौन सी कॉलोनीज हमारी व्हाइट कलर की है। जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगी, व्हाइट कलर या फिर कलरलेस कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेंगी। एंड जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि हमारी सेल रिकॉम्बिनेंट हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है या नहीं, ठीक है। हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को यहां पे हमने स्टडी किया। इन दोनों को हम एक सिंगल टर्म देते हैं जिसे बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। क्या मेथड है ये, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का सिंपल सा मीनिंग है, इसी टर्म से पता चल रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं एंड किसी को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लेग जेड जीन था तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए अटैच किया, इंसर्ट किया, एंड इनएक्टिवेशन किसका किया, लेग जेड जीन का, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन दोनों ही किसके अंडर आते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन के अंडर ही आते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको अपनी बुक को जरूर रीड करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।